Hello everyone, once again welcome back to my channel. I hope that all of you are staying safe at your homes. Please be safe and be at your home. We have discussed about the different aspects of the human resource management and the different activities from the recruitment retirement, and today we are going to discuss about the international human resource management. So let's begin. So before starting, I want to give you a news that it is the second last topic of your unit 5. So read it with the full of enthusiasm and your course is about to end. So now let's come toward the point. इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम आज बात कर रहे हैं. तो जितने भी हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ पढ़ी थी राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिटायरमेंट, वॉट एवर जो भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जब हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो इट बिकम्स द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर आपकी कंपनी एक पर्टिकुलर होम कंट्री से किसी दूसरी होस्ट कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है तो उसे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, बिकॉज वहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सारी ही एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज करनी होंगी. सो in that case international HRM will play a major role. Okay, so international HRM is actually nothing but the set of activities that aims at managing organizational human resource at international level. जब हम इंटरनेशनल HRM की बात कर रहे हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे और इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो सके और अपने कॉम्पिटिटर्स पे हम एक competitive advantage गेन कर सकें, either they are national or the international competitors, right? Okay, so the next is features of international HRM. So actually features जो है international HRM के वो HRM के features से कुछ भी different नहीं है, but now the thing is we have to work on the international or the global level. Okay, so the very first is it's pervasive in nature and present in all the enterprises. ऑब्वियसली जो भी इंटरप्राइज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल की तरफ मूव करेगी उन सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस में IHRM की बहुत रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट है इट फोकस ऑन द रिजल्ट्स रेदर देन ऑन द रूल्स. ओके, सो इंटरनेशनल HRM की बात करें हम या फिर हम HRM की बात करें, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द रिजल्ट, नॉट योर पाथवे, राइट, इन एवरी एस्पेक्ट. सो आप इंटरनेशनल HRM की भी बात करें तो अल्टीमेटली अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल मीट नहीं हो पा रहा है, दैट इज द रिजल्ट. यू वांट टू गेन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, दैट इज द रिजल्ट. ओके, सो इफ यू आर गेटिंग इट then it's okay, or if you are not getting it then definitely you are working on your rules in some wrong way. So next is it tries to help employees develop potential fully. जब हम इंटरनेशनल HRM की बात करते हैं तो क्योंकि एक कंट्री से एम्प्लॉयज़ को दूसरी कंट्री में जाना है, दूसरी कंट्री के प्रोफेशनल से वहाँ के सप्लायर से डील करना होगा. अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की भी अपनी वहीं कर रही है तो वहाँ के सप्लायर से डील करना होगा, डीलर्स से बात करनी होगी, मार्केट इस्टेब्लिश करनी होगी न्यू कंट्री में. सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का पोटेंशियल फुली डेवलप होगा, बिकॉज जब तक आप अपनी होम कंट्री में हो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, बट वंस यू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री सो थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड then also you have to manage everything. So next is it encourage the employees to give their best to organization. अब IHRM का फीचर क्या कह रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें. ओके, सो ऑब्वियसली जब हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, तो एम्प्लॉयज़ भी ट्राई करेंगे कि हाँ हम अपना बेस्ट दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को और एक बेटर पोजीशन पे इस्टेब्लिश कर सकें. Okay, next day it helps an organization to meet its goals in the future by providing for competent and as well as motivated employees. Think clear
to everyone. Next, it tries to build and maintain cordial relationship between the people working at various levels in the organization. When you are talking about the international HRM, so you have to build a cooperation between all the levels of the organization, because every level plays a major role in to perform certain set of the activities. Next, it is a multidisciplinary activity, utilize the knowledge and inputs drawn from the psychology, economics, etc. Yeah, definitely IHRM is a multidisciplinary activity, and it caters all the disciplines, and takes the knowledge from all the disciplines, like either it is psychology, economics, or culture, or whatever, right? So the next is Morgan model of HRM. This model was proposed by the P.V. Morgan, and while we are discussing about the international HRM, it's very important to throw light on this model. So इस मॉडल में we can see with the help of picture that HR activities are basically divided into the three categories: procure, allocate and utilize. Okay, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: प्रिक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्री यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: होस्ट कंट्री, होम कंट्री एंड अदर कंट्री. होस्ट कंट्री जहाँ पे आप बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहे हो, होम कंट्री जहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड द अदर कंट्री मीन्स द कंट्री अदर देन द होम एंड द होस्ट कंट्री. Okay, and on the basis of this, employees have been divided into the 3 categories, that is home country nationals or the parent country nationals, host country nationals and third country nationals. So now let's understand what is the home country, host country and the third country employees. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं होम कंट्री नेशनल्स के बारे में. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में अपना बिजनेस रन कर रही है करेंटली, वहाँ के एम्प्लॉय को होस्ट कंट्री में भेज रही है, इसको बोलते हैं होम कंट्री एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करना. एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्सपैट्रिएशन, एंड द एम्प्लॉयज हु शिफ्ट टू द होस्ट कंट्री फ्रॉम द होम कंट्री आर नोन एज द एक्सपैट्रिएट्स. Now I'm giving you an example. For example, a company is running its business in the USA. Okay, USA में कोई कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, and the company wants to expand to the India. Okay, so what it is doing, sending employees from the USA to India. So it is known as the expatriation, and the employees who are coming towards the India from USA are known as the expatriates. नेक्स्ट है होस्ट कंट्री एम्प्लॉयज, मीन्स जिस कंट्री में आप एक्सपैंड कर रहे हो अदर देन योर होम कंट्री, जहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हो वहीं के एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो, सो दे विल कॉल्ड एज द होस्ट कंट्री नेशनल्स. And the last one is third country nationals, means you are recruiting employees neither from the home country nor from the होस्ट कंट्री. ना ही आप होम कंट्री के एम्प्लॉयज़ ले रहे हो, ना ही होस्ट कंट्री के एम्प्लॉयज़ ले रहे हो. यू आर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सम अदर कंट्री. सो दिस इज नोन एज थर्ड कंट्री एम्प्लॉयज़. नाउ आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर. आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड यूएसए. एक कंपनी जो प्रेजेंट में यूएसए में वर्क कर रही है, अगर यूएसए से अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया पे भेज रही है तो उन्हें होम कंट्री एम्प्लॉयज़ कहेंगे. इंडिया के से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रही है उसे होस्ट कंट्री एम्प्लॉयज़ कहेंगे. एंड थर्ड कंट्री एम्प्लॉयज़ जब यूएसए और इंडिया के अलावा कहीं और से आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हो. नाउ वी हैव एन ओवरव्यू अबाउट द इंटरनेशनल एचआरएम. So I am going to discuss with you few activities of international HRM. The very first is recruitment and selection. Okay. So जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है. इट इज़ एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच. द वेरी फर्स्ट इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच. एथनोसेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि जब कंपनी अपने ही कंट्री के सिटीजन्स को पेरेंट कंट्री में वर्क करने के लिए भेजती है, होम कंट्री के एम्प्लॉयज़ को होस्ट कंट्री में काम करने के लिए भेज रही है,
उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। और ये अप्रोच क्यों ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, बिकॉज इस अप्रोच के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का एक बिलीव रहता है कि अगर हमारी कंट्री का एम्प्लॉय दूसरी कंट्री में जाके वर्क करेगा हमारे इंटरेस्ट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट से मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव से हम दूसरी कंट्री में एक्सपांड कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एम्प्लॉय हमारी कंट्री का भी होगा, जिससे हमारे हमारा कल्चर, फीलिंग्स, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलाइंड रहेंगी इन द पेरेंट कंट्री ऑल्सो। नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस ये स्ट्रैटेजी जब अडॉप्ट कर रही हैं, तो वो जो भी रिक्रूटमेंट करती हैं वो होस्ट कंट्री से करती हैं। जैसे जब हमने मॉर्गन मॉडल डिस्कस किया था तो एम्प्लॉयज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, होम कंट्री, होस्ट कंट्री एंड थर्ड कंट्री नेशनल्स। सो पॉलीसेंट्रिक में हम कह सकते हैं कि होस्ट कंट्री नेशनल्स को लिया जा रहा है। मीन्स अगर यूएसए में काम करने वाली कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, तो वो इंडिया से एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कर रही है, ना कि यूएसए से एम्प्लॉयज़ को लेके आ रही है। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रही है, इट विल कम अंडर द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करने के पीछे क्या पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का? बेसिकली उनको ये लगता है कि अगर हम जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उसी कंट्री से कैंडिडेट्स को रिक्रूट करके अपने यहाँ का एम्प्लॉय बनाएंगे, तो वो उस कंट्री के कल्चर को, ट्रेडिशन को, कस्टम को, बिलीव्स को अच्छी तरह से जानती हैं। वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, अब इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, ये इंडिया में रहने वाले पर्सन को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। यहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्ट्स हैं, कैसे लीगल रूल्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, ये इंडिया के सिटीजन को ज़्यादा अच्छे से पता होगा इन कंपैरिजन ऑफ द वन हु इज़ फ्रॉम द यूएस। सो ये बेसिकली अप्रोच रहता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के पीछे। और जब कंपनी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट कर रही है तो होस्ट कंट्री में, दैट मीन्स होस्ट कंट्री यहाँ पे इंडिया हुई, तो होस्ट कंट्री में भी एक एचआर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है प्रॉपर, जिससे कि सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू की जा सके। लास्ट इज जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये प्रायोरिटी देती है कि मोस्ट सूटेबल पर्सन एम्प्लॉयड होना चाहिए। किसी भी पोजीशन के लिए जो सूटेबल पर्सन है उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रेदर देन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटीज़, वो होम कंट्री से हो या होस्ट कंट्री से हो। It is not a priority to employ a person from the home country or host country. The priority is only to recruit the most suitable person. वो किसी थर्ड कंट्री से हो तब भी इट इज़ ओके। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक अप्रोच जब हम यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव रहता है कि बेस्ट मैनेजर्स को हायर किया जा सके, वो किसी भी कंट्री के हों, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करें। बट प्रॉब्लम क्या आती है जियोसेंट्रिक अप्रोच में कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर, एथनिकल फैक्टर एंड द गवर्नमेंट लॉज, सो जो कि एचआर ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं और कुछ कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट रहते हैं। सो ये बेसिकली एक डिफ़िकल्टी है इस अप्रोच के साथ। द नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो जब हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सपैट्रिएट ऐसा एक्सपैट्रिएट किसी दूसरी कंट्री में भेजना है अपने एम्प्लॉय को, तो क्या क्या क्राइटेरियाज हम देखेंगे। द वेरी फर्स्ट इज जनरल एंड टेक्निकल क्राइटेरिया। तो जिस पोजीशन के लिए आप एम्प्लॉय को भेज रहे हैं वो सारे ही उस पोजीशन के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, टेक्निकल स्किल्स और द जनरल स्किल्स, लाइक द सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स, वो सारे ही स्किल्स उस एम्प्लॉय में होने चाहिए। ही शुड बी he should have the technical expertise for that particular position or that particular work. Next is language skills. जिस भी कंट्री में आप अपने एम्प्लॉय को भेज रहे हो, अगर वो उस कंट्री की लैंग्वेज के साथ फीजिबल नहीं है, अब अगर इंडिया से कोई यूएसए जा रहा है फॉर एग्जांपल एंड उसे इंग्लिश बोलने नहीं आती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ही कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वहाँ की कंट्री के लोगों के साथ डील करने में जो बिजनेस
मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके साथ डील करने में उस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होगी. सो वाइल यू आर सेलेक्टिंग अ कैंडिडेट to send to another country, the candidate must have the language and the communication skills. नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल सूटेबिलिटी. जिस भी कंट्री में आपका एम्प्लॉय जा रहा है वहाँ का कल्चर पहली बात अच्छे से उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस क्या बिलीव है लोगों का. ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का मीनिंग आपकी कंट्री में हो वही दूसरी कंट्री में भी सेम मीनिंग हो उसी का. सो द वन शुड हैव ऑल द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर ऑफ अदर कंट्री एंड द पर्सन मस्ट हैव द अडेप्टेबिलिटी इन द नेचर, जिससे कि वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ के कल्चर को अडेप्ट कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए. नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर अ फॉरेन असाइनमेंट. इफ़ यू आर सेंडिंग अ पर्सन फॉर द फॉरेन असाइनमेंट ही मस्ट हैव द मोटिवेशन. ओके, अगर आप जस्ट फॉर द सेक कि यू आर इन द जॉब सो यू हैव टू गो, देन यू आर सेंडिंग अ रॉन्ग पर्सन. अगर वो उस पर्सन में मोटिवेशन नहीं है अपने उस फॉरेन असाइनमेंट को लेकर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस भी असाइनमेंट के लिए वो पर्सन जा रहा है वो सक्सेसफुल ना हो. लास्ट है फैमिली सिचुएशन. लाइक फॉरेन असाइनमेंट पे अगर कोई पर्सन जा रहा है तो उसको काफ़ी टाइम भी लग सकता है. तो फैमिली सिचुएशन उसका बैकग्राउंड में क्या चल रही है इसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर फैमिली को छोड़ के वो नहीं जा सकता बट देन टू जॉब के प्रेशर की वजह से जा रहा है तो भी कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग हार्म पर होगी. इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉट सेटिस्फाइड or he is facing some problem with the personal problems or the family issues, he will not be able to give as much as he can. Okay, so these all are the criteria while selecting a candidate to send at the international level. नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपनसेशन. अब हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात कर ली कि क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया हो सकता है. अब जब हम इंटरनेशनल कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो कोई किसी भी एक्सपेट्रिएट जिस पर्सन को हम भेज रहे हैं होम कंट्री से होस्ट कंट्री में, उसकी इनकम एटलीस्ट आपको जो होम कंट्री में इनकम मिल रही है उसके इक्विवेलेंट तो होनी चाहिए. ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होनी चाहिए बट इट शुड बी एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट ही और शी इज़ गेटिंग एट होम. ऐसा नहीं कि जो इनकम उसकी अभी है होम कंट्री में होस्ट कंट्री में उससे भी कम हो जाए. ओके, नेक्स्ट है एडिशनल इंसेंटिव्स मस्ट बी ऑफर्ड. अगर आप किसी पर्सन को इंटरनेशनल असाइनमेंट्स ऑफर कर रहे हो तो साथ में एडिशनल इंसेंटिव्स भी होने चाहिए, लाइक द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी और द बोनसेस, सो दैट द एम्प्लॉय में फील मोटिवेटेड टू गो फॉर दैट फॉरेन असाइनमेंट. So I think now you are quite familiar with the international human resource management and just go through it. If you are having any queries you can ask me in the comment box section. And stay tuned for the last video of Unit 5, that is the role of culture on international human resource management. And don't forget to like, subscribe and share the video. Thanks for watching.